हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य माइस टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है 17 नवंबर 2022 और हम बात करें द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यूएटेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज के सेशन में द हिंदू के दो एडिटोरियल आर्टिकल पर बात करेंगे। पहले एडिटोरियल आर्टिकल में बात करेंगे गेट रेडी और दूसरे आर्टिकल में बात होगी बगदाद गेट्स अ गवर्नमेंट बट वायलेंस हॉन्ट्स इराक। दोनों एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला एडिटोरियल आर्टिकल है गेटिंग रेडी, तैयार हो रहा है। इंडिया ड्यूरिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी नीड्स टू ब्रिंग ऑल नेशन इन लाइन विद इट्स विजन। भारत को अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान सभी देशों को अपने दृष्टिकोण के अनुरूप लाने की आवश्यकता होगी। आर्टिकल में बात हो रही जिस तरीके से प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये G20 का गेवल सौंप दिया जाता है, जो एक संकेत होता है जिसके पास एक गेवल रहेगा। उस वर्ष G20 की प्रेसिडेंशियल शिप उसके हाथ में रहेगी और इसी के साथ भारत आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता को स्वीकार कर चुका है। अब बात करें टेन्योर की, तो भारत का टेन्योर 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। अब बात कही जा रही है कि जो ये समय है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस, एक ऐसा समय है जहां पर इकोनॉमिक हार्डशिप काफ़ी चरम पर देखी जा रही है। पूरी दुनिया एक वैश्विक मंदी के मुहाने पर आकर खड़ी हो चुकी है। साथ ही साथ में बहुत गहरे रूप में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, यूएस, यूरोपियन यूनियन और रशिया और ये सब G20 मेंबर कंट्रीज हैं और इसका दबाव जो भारत में होने वाली G20 की प्रत्येक मीटिंग में देखने को मिलने वाला है। और अब ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से जब ज्वाइंट स्टेटमेंट होता है G20 का, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी का जो शब्द है, जो वाक्यांश है काफ़ी फेमस, कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, इसको इंक्लूड किया जाता है। और आगे ये भी बात कही जा रही है कि जब ज्वाइंट कम्यून जारी किया जाता है तो उसमें मोस्ट मेंबर स्ट्रांगली कंडेम द वॉर इन यूक्रेन। ज़्यादातर जो सदस्य हैं उनके द्वारा यूक्रेन युद्ध की भर्त्सना की जाती है। इसमें ज़्यादातर शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, सभी शब्द का नहीं, क्योंकि सभी में सब कंट्री आ जाएंगे, भारत भी आ जाएगा और ज़्यादातर में भारत और चीन जैसे देश इससे बाहर हो जाते हैं। और अब आगे बात कही जा रही है जिस तरीके से हैंडशेक होता है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ में, ये काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। विशेष तौर पे घरेलू राजनीति में, चाहे इसको जिस तरीके से भी देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय जो समीकरण चल रहा है उसकी वास्तविकताओं और व्यवहारिकताओं की अगर हम बात करें, जिस तरीके से G20 की प्रेसिडेंशियल शिप भारत में है, इसके अलावा SCO की मेज़बानी भारत करेगा, तो निश्चित तौर पर दोनों में ही जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें चीन और पाकिस्तान दोनों का ही सहयोग भारत को ज़रूरी होगा। पाकिस्तान G20 का तो मेंबर नहीं, पर SCO का मेंबर है। और आगे अब ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से G20 की हम बात करें तो भारत के लिए बहुत सारी प्राथमिकताओं की बात करें, चैलेंजेस की तो हमने बात कर लिया है। अब प्राथमिकताओं की बात करें तो इसमें रहेगा क्लाइमेट चेंज, वैश्विक तापन, फूड्स जिस तरीके से क्राइसिस चल रहा है, इसके अलावा ऊर्जा संकट, टेररिज्म, कॉन्फ्लिक्ट और जो डिजिटल खाई बनती जा रही है, इसको किस तरीके से निपटाया जाएगा। ये सारी प्राथमिकताएं आने वाले समय में जब G20 प्रेसिडेंशियल शिप, जो कि आधिकारिक तौर पर भारत को सौंप दी गई है, 1 दिसंबर से जब इसका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा, तब देखा जाएगा कि किस तरीके से जो मीटिंग भारत में होने वाली, 200 से ज़्यादा मीटिंग लगभग होंगी, 200 प्लस मीटिंग के आसपास होने वाली भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, इस पे किस तरीके से भारत इन सारे चैलेंजेस से निपटता है। काफ़ी दिलचस्प होने वाला है ये G20 पूरा साल। अगले सेशन में अब हम बात करते हैं बगदाद गेट्स अ गवर्नमेंट बट वायलेंस हॉन्ट्स इराक। बगदाद को सरकार मिली लेकिन इराक को परेशान करता है हिंसा। और आर्टिकल में बात कही जा रही है कि जिस तरीके से इराक में अभी
निर्वाचित सरकार आ चुकी है। 3 साल तक केयर टेकिंग गवर्नमेंट थी। 2019 के बाद से जब वहाँ पर लोग सड़क पर उतर आते हैं तो जो निर्वाचित सरकार थी उसका पतन हो जाता है और लगातार उसके बाद से केयर टेकिंग जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा सरकार चलाई जा रही होती है। और अब इसमें इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो केडीपी है, कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, और पीयूके, पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान, ये एक सहमति पर पहुंचते हैं जब अब्दुल लतीफ राशिद इनके नाम को दोनों आगे बढ़ाने पर तैयार हो जाते हैं कि देश के राष्ट्रपति के रूप में इस गुट द्वारा भी इनको स्वीकार कर लिया जाता है। क्योंकि अभी तक इनके बीच ही पेच बंधा हुआ था कि एक का मेंबर दूसरा गुट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। और जैसे ही दोनों गुट तैयार होते हैं तुरंत अब्दुल लतीफ रशीद प्रेसिडेंट बन जाते हैं और प्रेसिडेंट बनते ही मोहम्मद शिया अल सुडानी इनको प्रधानमंत्री के रूप में नामित कर दिया जाता है। और ये बात कही जा रही जिस तरीके से जो कार्यवाहक प्रशासन का पूरा दौर चल रहा था अभी इराक में, वो थम जाता है, निर्वाचित सरकार आ जाती है। और आगे बात कही जा रही है कि जिस तरीके से इराक की जो राजनीतिक, हम पॉलिटिकल मलाइस, राजनीतिक अस्वस्थता की बात करें तो इसके केंद्र में मुहासा प्रणाली अथवा विभाजन प्रणाली है। बेसिकली अमेरिका द्वारा 2003 में जब अमेरिका इराक में था तब ये प्रणाली इराक पर थोपी गई है। और इसमें जो विभिन्न धार्मिक गुट हैं जिसमें शिया हैं, सुन्नी हैं और कुर्द्स हैं, इन सब को जो पावर होगी इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और जो ऑफिसेज हैं सब इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इवन नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो शक्तियाँ मिली हैं वो शिया गुट को मिली हैं और जो बची खुची जो शक्तियाँ हैं वो सुन्नी और कुर्दों के बीच में बांटी गई हैं। आगे अब ये भी बात कही जा रही जिस तरीके से जब शिया गुट को सबसे ज़्यादा शक्ति के केंद्र में रखा जा रहा है तो निश्चित तौर पर ईरान ऐसे में इराक की राजनीति के केंद्र में स्वतः ही आ जाता है। क्योंकि लगातार ईरान के द्वारा जो शिया पार्टी हैं उनको भी स्पॉन्सरशिप मिलती है, साथ ही साथ में जो मिलिटेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं इन पार्टियों को उनको भी ईरान के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। और 2019 की बात हो रही जब हजारों की संख्या में युवा सड़क पर उतर आते हैं और जो सरकार है उसको इस्तीफा देना पड़ जाता है। युवाओं का ये कहना था कि जब इराक की सरकार बने तो उसमें कोई भी जो बाह्य हस्तक्षेप है उसके बिना सरकार बने। और अब ये भी बात कही जा रही है कि बहुत हिंसा भी उस समय होती है, 600 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, 20,000 से ज़्यादा इंजर्ड भी होते हैं। अंतोगत्वा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसका फॉल हो जाता है। और अब इसके बाद जो अंतिम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बात करें मुस्तफ़ा अल ख़दीमी, इनके द्वारा कई चुनावी सुधार किए जाते हैं, चुनाव सुधार होते हैं जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। और जब इलेक्शन होता है तो अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि इनसे भी जो शिया ग्रुप के बीच में ही कई सारे प्रतिद्वंदी भी हो जाते हैं। अब इसमें दो विशेष गुट का जिक्र हो रहा है। एक जो धार्मिक प्रभुत्व वाला वर्ग है मुक्तदा अल सद्र, इनके द्वारा क्या प्रयास किया जाता है कि मेजॉरिटी नेशनल गवर्नमेंट आए जिसमें जो सभी ग्रुप हैं डिफरेंट सेक्ट्स के और एथनिक ग्रुप के सबको वर्चस्व मिले केंद्र में और जो बाह्य हस्तक्षेप है उससे मुक्त सरकार लाई जाए। और जो दूसरा जो गुट है वो चाहता है कि प्रो ईरान अथवा प्रो शिया पार्टी रहे। और निश्चित तौर पर मतभेद होने से संघर्ष की स्थिति बनना स्वाभाविक हो जाता है। और ऐसे में मुक्तदा अल सद्र इनके द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है कि ये केंद्र में आ जाएं, पर नहीं हो पाता है। दो प्रमुख कारण माने जाते हैं। पहला माना जाता है कि जो दूसरा गुट रहता है वो नहीं टूटता है, और इसके साथ साथ में एक बड़ा कारण ये भी बनता है जो कुर्द के बीच में खुद ही एक
डिवाइडेशन हो जाता है, जिसमें कि दोनों ही गुट केडीपी और पीयूके अब वो चाहते हैं कि जो दशकों से 2 दशक से पहले से उनके पास राष्ट्रपति को जो नामित करने का अधिकार था, वो गुट अब एक दूसरे के जो कैंडिडेट होंगे उनको मानने से इनकार करने लग जाते हैं। इसका मतलब कि जब तक राष्ट्रपति नहीं बनेगा तब तक प्रधानमंत्री को नहीं बनाया जा सकता है, अथवा प्रधानमंत्री को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण नहीं मिल सकता है। और अब ऐसे में फ्रस्ट्रेटेड जो मुक्तदा अल सद्र होते हैं वो राजनीतिक एकदम मुहाने पर आ जाते हैं, और उन्होंने अपने समर्थकों को पार्लियामेंट भी, जो पूरा पार्लियामेंट का प्रेमिस है, उसको भी घेरने का वो आदेश दे देते हैं। और अंतोगत्वा बाद में एक नाटकीय पूरा मोड़ आ जाता है जब उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जो भी समर्थक है वो पार्लियामेंट्री जो सीट है उस पर से रिजाइन कर दें। हालांकि वो शायद वो इस बात को भूल जाते हैं कि जो इराक का जो कानून है उसके तहत में अगर कोई एक मेंबर रिजाइन करता है तो ऐसे में उस मेंबर को रिप्लेस किया जाएगा ऐसे कैंडिडेट से जब चुनाव हुए तो जो दूसरे नंबर पे आता है। और इस कदम से क्या होता है, रातों रात सरकार का पूरा समीकरण बदल जाता है। जो अल सद्र की पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ रहती है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, और जो दूसरा गुट रहता है वो शक्ति के केंद्र में भी आ जाता है। और इसके तुरंत बाद जो दोनों गुट रहते हैं कुर्द के, उनमें भी समझौता होता है, और आगे जो मोहम्मद अल सुदानी है इनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में आगे बढ़ा दिया जाता है। और अब बात कही जा रही है कि इसी के बाद में अल सद्र द्वारा जो राजनीति है उससे भी रिटायरमेंट का उद्घोषणा कर दी जाती है। हालांकि अल सद्र राजनीति से तो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा हिंसा का सहारा लेना बंद नहीं किया जाता है। फिर भी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इराक की वो आगे बढ़ती है, और अभी जो कैबिनेट है उसमें अल सद्र के कोई भी समर्थक का स्थान नहीं है। हालांकि उनको प्रसन्न करने के लिए अथवा हिंसा में शांति बनी रहे इसके लिए वादा किया गया कि अगले साल समय से चुनाव करा दिए जाएंगे। अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि जो अल सुदानी सरकार है उनके द्वारा ये भी सुनिश्चित किया गया जो मुहासा प्रणाली है वो बनी रहे। और अब इसमें बात कही जा रही है कि जो फ्रेमवर्क है, कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क, जिसमें शिया सुन्नी कुर्द सभी मंत्री शामिल हैं, इसमें प्रयास किया जा रहा है कि एक बैलेंस बना रहे। और अब ये भी बात है कि जो नए प्रधानमंत्री उनके द्वारा अपने एजेंडा जब सेट करने की बात आती है तो काफ़ी इम्प्रेसिव एजेंडा को सेट किया जाता है कागज़ों पर, लेकिन चाहे वो करप्शन से लड़ने की बात हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, डिलीवरी सर्विसेज की जो भी परित्यक्त और जो एकदम अंतिम मुहाने पर लोग होते हैं उनकी बात हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये सिर्फ जुमले हैं, वादे हैं, क्योंकि अगर सही तरीके से जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी तो खुद सरकार के बहुत सारे मंत्री और बहुत सारे जो निकटवर्ती हैं उन पर गाज गिर जाएगी। और एक तरफ तो इराक जहां पर पिछले 6 महीने में ऑयल रेवेन्यू की बात करें तो $60 बिलियन मिलता है, लेकिन आम नागरिक के जीवन स्तर पर कोई भी असर इससे नहीं देखने को मिलता है। और अब ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से मुक्तदा अल सद्र अभी पावर में तो वो नहीं है, लेकिन एक इराक की शांति व्यवस्था के लिए एक सीरियस कंसर्न ज़रूर बने रहेंगे। और चूँकि गुस्सा भी भरा है, फ्रस्ट्रेशन भी है इनमें, तो ऐसा बहुत उम्मीद लगाई जा रही है कि पॉपुलिस्ट कार्ड ये खेल सकते हैं, और साथ ही साथ में ज़रूरत पड़ने पर अपने समर्थकों को सड़क पर भी उतारने से ये बाज नहीं आएंगे। और ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जो आने वाला समय है उसमें हिंसा इराकी राजनीति को परिभाषित करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। आज के हिंदू के एडिटोरियल आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।